और कोरोना की दो भयावह लहरों के दुष्प्रभाव झेलने के बाद, भीषणता झेलने के बाद भारत अब तक इसकी तीसरी लहर से तो बचा है, लेकिन अब पूरी दुनिया से जिस तरह की खबरें सामने आ रही है उससे लोगों के मन में फिर से कोरोना को लेकर डर पैदा हो गया है। अगर बात करें मध्य प्रदेश की, बात करें इंदौर की, तो मंगलवार को इंदौर में अचानक कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिला है। मंगलवार को 13 नए कोरोना संक्रमित मरीज इंदौर में मिले हैं। यहां आपको बता दें कि ये पूरे जिले की बात की जा रही है, तो क्या कुछ फिलहाल स्थिति इंदौर में है और ये जो उतार चढ़ाव है इसका आगे क्या असर देखने को मिल रहा है, मिलने वाला है, इस विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए हम जुड़ने जा रहे हैं इंदौर से हमारे संवाददाता प्रवीण सावंत जी के साथ, और उनके साथ मौजूद हैं एक्सपर्ट डॉक्टर दीपक बंसल जी, जिनसे भी हम इस विषय में बात करेंगे। तो प्रवीण जी, स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे ये जो लगातार उतार चढ़ाव पिछले काफी दिनों से हमें देखने को मिल रहा है, कभी संख्या एकदम कम हो जाती है, कभी शून्य पर पहुंच जाती है, कभी अचानक ज्यादा मरीज सामने आ जाते हैं जी। क्या कुछ लगता है आपको, क्या कारण है इस फ्लक्चुएशन की, और क्या ये तीसरी लहर की दस्तक है? जी दीपिका, देखिए, इसको तीसरी लहर की दस्तक कहे या कुछ और, लेकिन ये ज़रूर है कि संक्रमण में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। हमने देखा था 23 सितंबर को एक साथ 32 मरीज आए थे, उसके बाद 24 सितंबर को 10 और मरीज मिले थे। ये सारे कंटोनमेंट मऊ एरिया के सारे मरीज थे, जो लगभग 40 से 45 मरीज उन 2 से 3 दिनों के बीच में मिले थे महू के दौरान। और कल जो है वो राऊ क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मरीज आए हैं। इंदौर जिले में 13 मरीज नए मिले हैं, जिसमें 7,169 सैंपल्स लिए गए थे, जिसमें से ये मरीज सामने आए हैं। इनमें 7 ऐसे मरीज हैं जो 35 वर्ष से कम उम्र के हैं, एक मरीज ऐसे हैं जो 65 वर्ष से उम्र से अधिक उम्र के हैं। ये तो इंदौर का हाल है दीपिका, लेकिन अगर हम देश दुनिया की बात करें तो दुनिया के कई देशों में संक्रमण की दर तेजी से बढ़ती जा रही है। ऑस्ट्रेलिया में पूरी तरीके से लॉकडाउन की बात कही जा रही है, और लेकिन लॉकडाउन का विरोध भी कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। हम नीदरलैंड की बात करें तो वहाँ लॉकडाउन का भारी विरोध किया जा रहा है, उसको लेकर कई झड़पें भी हो चुकी है। इस तरह की रूस की अगर हम बात करें तो वहाँ प्रतिदिन मौत की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। लेकिन जो हालात मध्य प्रदेश के हैं वो नियंत्रण में ज़रूर है, लेकिन इसको क्या हम तूफान के पहले की शांति माने, इस पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर दीपक बंसल जी। डॉक्टर दीपक, क्या इसको हम तूफान के पहले की शांति माने? जी, डेफिनेटली अपन ये कह सकते हैं कि ये तूफ़ान के पहले की शांति है। एंड इनफैक्ट अगर ये नहीं भी हो तो भी हमें ये मान लेना चाहिए कि आने वाले तूफ़ान की दस्तक हो गई है, तभी हम हमारे परिवार को एवं हमारे समाज को हम सुरक्षित कर पाएंगे। ये प्रेडिक्ट या अनुमान लगा पाना तो संभव नहीं है कि हमारे यहाँ पर तीसरी लहर कब आएगी या नहीं आएगी, लेकिन डेफिनेटली अगर हम अतिरिक्त सावधानी बरतें हैं और अगर हम इसको तूफ़ान की दस्तक माने तो इसमें कहीं भी ना तो कोई अतिशयोक्ति है और न ही हमारी कोई हानि है। इसमें हम लोगों का, हमारे समाज का फ़ायदा ही है। लेकिन डॉक्टर दीपक, हम देख रहे हैं कि ये जो उतार चढ़ाव देख रहे हैं, कभी 30 मरीज सामने आ जाते हैं, कभी 15 मरीज आते हैं, कल 13 नए मरीज सामने आए हैं। और हमने देखा है कि ये जो संक्रमण की जितनी प्रतिबंध लगाए हुए थे, कोरोना के जितने प्रोटोकॉल लगाए हुए थे, उनको हटाने के बाद इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। देखिए, सरकार कब तक प्रतिबंध लगा के रखेगी? अल्टीमेटली जो भी प्रतिबंध है वो अंदर से आना चाहिए। तो पब्लिक को खुद ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना होगी। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल करना होगा। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी तो स्कूल कॉलेज खुलने ही पड़ेंगे, और कहीं ना कहीं सभी सामान्य गतिविधियां, चाहे वो सिनेमा घर हो, जिम हो, खुलने ही पड़ेंगे। तो सरकार उसमें गलत नहीं है प्रतिबंध हटाने में, क्योंकि सरकार कब तक प्रतिबंध लगा के रखेगी? हमें अपने आप से ही सजग होना पड़ेगा कि हम सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल करें। जिस तरह से प्रतिबंध लगे हैं, तो नीदरलैंड में जो जिस तरह से झड़प की घटनाएं सामने आ रही, कई देश ऐसे हैं जहाँ प्रतिबंध का विरोध किया जा रहा है, तो अगर यहाँ लंबे समय तक रहेगा तो उसका भी विरोध हो सकता है। डेफिनेटली उसका भी विरोध होगा, क्योंकि कब तक आप प्रतिबंध में रखेंगे, उससे हमारी आर्थिक और सामाजिक गतिविधियाँ भी जो हैं वो हैम्पर होती हैं। जो ज़रूरी गतिविधियाँ हैं वो भी हैम्पर होती हैं। बच्चों की पढ़ाई का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। वहीं हम देखें, स्वीडन एक ऐसा देश है जिसके अंदर कभी भी बहुत ज़्यादा प्रतिबंध नहीं लगाए गए, लेकिन पब्लिक वहाँ पर बहुत सजग है, अवेयर है। तो बिना लॉकडाउन के और बिना प्रतिबंधों के बाद में भी वो एक मिसाल उन्होंने कायम करी है कि उन्होंने बहुत अच्छे से कोविड को कंट्रोल किया है। तो ज़रूरी नहीं कि सरकारी प्रतिबंध ही हमेशा रहे, हमें अपने आप से, अपने अंदर से प्रॉपर जो कोविड एटिकेट्स हैं और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, अगर हम उसका इस्तेमाल करें तो हम इस महामारी से आगे भी बचकर रह सकते हैं। डॉक्टर दीपक, अगर हम बात करें, ये जो समय है, खासकर नवंबर, दिसंबर, जनवरी,
क्या ये मुफीद समय होता है ऐसे संक्रमण को फैलने के लिए? क्योंकि हमने पिछले बार भी देखा था कि यही पीरियड था जहाँ से धीरे धीरे बढ़ना चालू हुआ था और फिर मार्च अप्रैल तक जो है वो एकदम ब्लास्ट हुआ था। देखिए, जहाँ तक हमने देखा है कोविड में वेदर का कोई बहुत प्रभाव नहीं पड़ रहा है कि वो ठंड में ज़्यादा हो रहा है या नमी में ज़्यादा हो रहा है या गर्मी में ज़्यादा हो रहा है। डेफिनेटली ये वो समय है जब फेस्टिवल सबसे ज़्यादा होते हैं, सोशल गैदरिंग सबसे ज़्यादा रहती है, इंडोर एक्टिविटीज़ ठंड की वजह से सबसे ज़्यादा रहती हैं। इसलिए ये वो समय है जब कोविड अपने चरम पीक पर होता है फैलने के। लेकिन जैसे हमने बताया कि अगर हम इंडोर गैदरिंग्स को अपने आप से कम अगर रखें और हम हमारे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का सामना अच्छे से करें, उसका पालन अच्छे से करें, तो हम इससे बच सकते हैं। प्रवीण जी, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा आबादी वाले देशों की अगर हम बात करें, भारत उनमें दूसरे नंबर पर आता है। लेकिन अगर बात करें वैक्सीनेशन की भी, तो एक बड़ी आबादी जो है वैक्सीनेटेड हो चुकी है। क्या ये मददगार साबित हो पाएगी? क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ी लापरवाही सेकेंड डोज में ज़रूर वैक्सीनेशन को लेकर देखने को मिल रही है, लेकिन वैक्सीनेटेड लोग हो चुके हैं, तो क्या लगता है आपको खतरा कम होगा? क्योंकि जैसा आपने बताया कि राव में जो ये मरीज मिले हैं 35 वर्ष से कम उम्र के हैं कुछ, और एक 65 वर्ष से ऊपर के हैं। वैक्सीनेटेड तो ज़रूर हो चुके होंगे, लेकिन फिर भी पॉजिटिव तो निकले हैं। कितनी भयावहता इसकी देखने को मिलेगी? इसकी संक्रामकता की दर क्या हो सकती है? जी, दीपिका जानना चाहती है कि जिस तरीके से वैक्सीनेटेड लोग भी संक्रमित निकल रहे हैं, तो क्या वैक्सीन ने प्रॉपर असर नहीं किया या वैक्सीनेट होने के कारण वो गंभीर नहीं हो रहे? देखिए, वैक्सीनेशन से डेफिनेटली हमें कुछ तो प्रोटेक्शन मिलता ही है। सबसे पहले तो ज़रूरत है कि जो भी एलिजिबल पॉपुलेशन है वो अपना सेकंड डोज ऑफ वैक्सीन लगाएं, क्योंकि आज भी करोड़ों ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना सेकंड डोज ऑफ वैक्सीन नहीं लगाया है। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि जिन्होंने दोनों डोज लगाए हुए हैं उसके बाद में भी वो कोविड संक्रमित होकर आ रहे हैं। पर ये वो लोग हैं जिनको आज तक कभी भी नेचुरल कोविड इन्फेक्शन नहीं हुआ है। तो डेफिनेटली नेचुरल कोविड इन्फेक्शन के बाद की जो एंटीबॉडी रहती है वो कोविड वैक्सीनेटेड एंटीबॉडी से कहीं ज़्यादा असरदार है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि वैक्सीन असरदार नहीं है, वैक्सीन असरदार है और उसका ज़्यादा अच्छा असर है स्प्रेड को रोकने के अंदर। जैसे आज हम देखें कि कभी 13, कभी 25, कभी 8 मरीज आते हैं, लेकिन वो इन्फेक्शन उतना तेज़ी से स्प्रेड नहीं हो रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि काफ़ी अधिकांश पॉपुलेशन ने एटलीस्ट फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन ले चुके हैं और काफ़ी लोगों को नेचुरल कोविड इन्फेक्शन हो चुका है। तो कोविड वैक्सीनेशन स्प्रेड को भी रोकता है और डेफिनेटली बीमारी की गंभीरता को भी रोकता है। लेकिन ये वैक्सीनेशन कहीं से कहीं तक ये नहीं बोलेगा या प्रोटेक्ट करेगा कि अब आपको होगा ही नहीं कोविड। तो वैक्सीनेशन के बाद में भी हमें कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना है, लेकिन गंभीरता को वो डेफिनेटली कम कर रहा है। डॉक्टर साहब, हम बात करें देश में पिछले कुछ दिनों से, अगर हम देखें ट्रेंड देखें, लगातार संक्रमण की दर घट रही। आज भी जो है वो 7,900 कुछ पूरे देश में मिले हैं, जो अगर हम पिछले 532 दिनों में सबसे कम संक्रमित मरीजों की संख्या रही है। तो क्या इसको हम माने कि देश में वैक्सीनेशन ड्राइव बहुत अच्छे से रहा? अगर हम पूरे देश में बात करें तो गुजरात सबसे टॉप पर है, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है वैक्सीनेशन के मामले में। कई राज्य जरूर पिछड़े हैं, लेकिन वैक्सीनेशन का जो परसेंटेज है वो विश्व के कई देशों से बहुत बेहतर है। ये कारण है कि जिसके कारण हमारे यहाँ संक्रमण की दर लगातार कम हो रही है। जी, डेफिनेटली इसके लिए हम लोग गवर्नमेंट को और सभी ऑफिस बेयरर्स को बधाई देना चाहेंगे कि जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो हमारे देश में काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहा है। एक अंडर डेवलप या डेवलपिंग नेशन होने के बाद में भी, डेवलपिंग कंट्री होने के बाद में भी हमारे यहाँ वैक्सीनेशन प्रोग्राम बहुत इफेक्टिव रहा है और कुछ हद तक हमारी जो वैक्सीन है वो भी काफ़ी इफेक्टिव है, चाहे वो कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो। डेफिनेटली वो जो चाइनीज़ वैक्सीन हैं जिन्होंने सऊदी अरब में उन लोगों ने प्रेफरेंस दिया था कि हम चाइनीज़ वैक्सीन लगाएंगे, तो अब उन लोगों को चाइनीज़ वैक्सीन के बाद में या तो फाइज़र की या मॉडर्ना की वैक्सीन का बूस्टर डोज लेना पड़ रहा है। तो काफ़ी हद तक हमारी जो इनहेरेंट जो हम लोगों ने नेटिव उत्पादन किया है वैक्सीन्स का, वो काफ़ी इफेक्टिव रहा है और वैक्सीनेशन ड्राइव भी डेफिनेटली हमारी गवर्नमेंट के द्वारा और हमारी पब्लिक के अवेयरनेस के द्वारा बहुत इफेक्टिव रहा है। हमारे यहाँ जो NGOs का, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस का जो इन्वॉल्वमेंट है वैक्सीनेशन में, वो काफ़ी अच्छा है। लोकल लेवल पे सभी जो समाज हैं, चाहे वो जैन समाज हो, अग्रवाल समाज हो, वैश्य समाज हो, उन लोगों ने अपने अपने लेवल पे वैक्सीनेशन सेंटर्स एस्टेब्लिश करके अपने अपने ग्रुप ऑफ कम्युनिटीज़ को 100% वैक्सीनेट किया है। तो इस वजह से भी हमारे यहाँ जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो जन सहभागिता जो रही है वो हमारे यहाँ सबसे महत्वपूर्ण रही है और जन सहभागिता आज भी जारी है। और अब जबकि हमारा देश एक कोरोना की तीसरी लहर के मुहाने पर खड़ा है, तो ये जन भागीदारी और ज़्यादा एक्टिवेट हो गई है और अब लोग पकड़ पकड़ के जो है अपने लोगों को सेकंड डोज ऑफ वैक्सीनेशन लगा रहे हैं और अपने ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसे लोगों को प्रतिबंधित भी कर रहे हैं जिन्होंने सेकंड डोज ऑफ वैक्सीन नहीं लिया है। डॉक्टर दीपक, एक सवाल उठ रहा है अभी कुछ दिनों से लगातार, जिसमें डॉक्टर फैटर्निटी भी शामिल है। वो कह रही है कि बूस्टर डोज लगाए जाने की आवश्यकता है। आप क्या मानते हैं?
देखिए, बूस्टर डोज पे एट प्रेजेंट कोई भी कमेंट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये जो वैक्सीन रहता है उसकी दो तरह की इम्यूनिटीज़ रहती हैं, एक एंटीबॉडी इम्यूनिटी और एक टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ब्लड टेस्ट से हम लोग एंटीबॉडी वाली इम्यूनिटी तो मेजर कर सकते हैं, टी सेल वाली जो मेमोरी टी सेल में चली जाती है उसको हम मेजर नहीं करते हैं। तो डोजेस के बाद में भी हमारी जो टी सेल मेमोरी इम्यूनिटी है वो पर्याप्त होती है। अब जहाँ तक रहा सवाल बूस्टर का, जैसे कि अमेरिका अपने ऑलमोस्ट सभी नागरिकों को थर्ड बूस्टर डोज के लिए एडवोकेट कर रहा है, तो हमें अभी उसके लिए कुछ स्टडीज़ का वेट करना पड़ेगा, कुछ ऐसा आर्टिकल्स पब्लिश हो, एक लार्ज स्केल पे लेवल पे स्टडीज़ पब्लिश हो जो हमें ये बताए कि हमें सेम वैक्सीन का बूस्टर डोज लेना है या हमें मिक्स एंड मैच करके वैक्सीन का बूस्टर डोज लेना है। जैसे हमने अगर 2 डोज कोविशील्ड लगाए हैं तो क्या हमें कोवैक्सीन लेना है या हमें मॉडर्ना या फाइज़र की वैक्सीन लेना है। तो इस पर अभी भी लिटरेचर की सर्च है और हम चाह रहे हैं कि जो भी विदेशी लोग लगा रहे हैं उससे हमें कुछ आंकड़े मिले वेस्टर्न वर्ल्ड से, और फिर हम हमारे यहाँ पर एक गाइडलाइन जारी करें। लेकिन उसके पहले ज़रूरी है जो एलिजिबल पॉपुलेशन है, जिनको सेकंड डोज अभी तक नहीं लगा है या जिनको फर्स्ट डोज भी नहीं लगा है, उनको हम पहले वैक्सीनेट करें ताकि स्प्रेड ऑफ वैक्सीनेशन को हम कर्टेल कर पाएं, रोक पाएं। डॉक्टर साहब, इसमें वैक्सीनेशन की यहाँ पर बात की जा रही है, सेकेंड डोज को यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंस दी जा रही है, बूस्टर की यहाँ पर आप बात कर रहे हैं, लेकिन ये बात की हमने जो 18 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के लोग हैं उनके लिए, लेकिन अक्टूबर तक बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन आ जाने की बात कही जा रही थी, संभावनाएं जताई जा रही थी। नवंबर का अंत नज़दीक है, दिसंबर आने वाला है, लेकिन अब तक बच्चों के लिए वैक्सीन नहीं बनी है। दूसरी बात यह है कि मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें वैश्विक परिदृश्य की, तो जहां पर भी संक्रमण की दर तेजी से बढ़ी है और स्थिति बदतर होती जा रही है, वहां पर पाबंदियों में ढील दी गई। ये सबसे महत्वपूर्ण कारण रहा है संक्रमण की दर बढ़ाने को लेकर। लेकिन मध्य प्रदेश में तो पाबंदियां खत्म ही कर दी गई है, बच्चों के लिए भी स्कूल खोल दिए गए हैं, प्राइमरी स्कूल तक खोलने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो क्या कुछ लगता है आपको, वैक्सीनेशन नहीं है, बच्चों के लिए स्कूल खोल दिए गए हैं, और देश की भी अगर हम बात करें तो कई जगह स्कूली छात्र छात्राएं जो है संक्रमण ज्यादा फैला है उनमें, और हाल फिलहाल के दिनों की अगर हम बात करें तो क्या कुछ लगता है आपको, ये सब कहीं ना कहीं हम खुद न्योता नहीं दे रहे हैं तीसरी लहर को? जी बिल्कुल। दीपिका जानना चाहती है डॉक्टर साहब की वैक्सीनेशन हमारा तो हो रहा है, सेकेंड डोज की हम बात भी कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा वर्ग है, लगभग 40% वर्ग है बच्चों का जो वैक्सीनेशन से छूटा हुआ है। अक्टूबर तक बात कही जा रही थी, अभी भी नहीं आया, तो क्या खतरा है उन बच्चों के लिए? देखिए, अभी तक तो ऐसे बच्चों में बहुत ज़्यादा कोविड संक्रमण के केसेस सामने नहीं आए हैं, लेकिन पोटेंशियली वो एक खतरा तो है ही है। तो जितना जल्दी हो सके अगर हमें कोई ऐसी गाइडलाइन मिल जाए जो बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए मिल जाए, और 12 से 18 साल के बच्चों के लिए जो जाइडस की वैक्सीन गवर्नमेंट ने अप्रूव करी है वो जितना जल्दी हो सके उन लोगों को लग जाए तो बेहतर होगा। और 12 साल से कम वर्ष के बच्चे भी, स्पेशली जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं, ससेप्टिबल हैं, या अब स्कूल भी चालू हो गए हैं, तो डेफिनेटली हमें बच्चों के वैक्सीनेशन के बारे में सीरियसली सोचना रहेगा, क्योंकि बच्चों से ही इन्फेक्शन कई बार घर में आता है और वृद्धजन भी उनसे संक्रमित होते हैं। तो जितना जल्दी हो सके बच्चों के लिए एक अच्छा मास वैक्सीनेशन कैंपेन की बहुत उड़ीसा में बच्चे आए भी स्कूल कॉलेज में, 70 से 80 बच्चे मिले हैं कोरोना संक्रमित, ये स्कूल कॉलेज के ही बच्चे। जी बिल्कुल। तो वो अब जब स्कूल्स फिजिकली ऑलमोस्ट 100% ओपन हो गए हैं तो जल्दी से जल्दी हमें बच्चों के वैक्सीनेशन ड्राइव की बहुत अनिवार्य रूप से आवश्यकता है। डॉक्टर साहब, आपने बात की कि प्रतिबंध कब तक लगाएगी सरकार, प्रतिबंध हटाने भी चाहिए, लेकिन क्या ये प्रतिबंध हटने के बाद लोगों ने जो लापरवाहियाँ बरती है, जो सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, वो एक खतरा बन सकता है हमारे लिए? जी डेफिनेटली खतरा तो सेल्फ डिसिप्लिन की वजह से बनेगा ही। जैसे मैंने बताया कि प्रतिबंध बहुत लंबे समय तक नहीं लगाए जा सकते, अल्टीमेटली लाइफ को नॉर्मल आना ही पड़ेगा, और आगे जाके कभी ना कभी ये जो कोविड है ये पेंडेमिक की जगह एंडेमिक हो जाएगा। जैसे आज हमारे स्वाइन फ्लू के पेशेंट्स हैं वो एंडेमिक हैं कि भाई स्पोरेडिकली पेशेंट्स आते ही हैं और हर तीसरे चौथे साल में उसका एक माइनर पीक हमारे सामने आता है। ऐसे ही कोविड का भी आगे होता रहेगा। तो प्रतिबंध तो बहुत लंबे समय तक लगाना संभव नहीं है। अल्टीमेटली पब्लिक को ही अपने अंदर से कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी हम हमारे देश और जनता को बचा पाएंगे। सर हाल फिलहाल की अगर हम बात करें, पूरे विश्व में कोरोना संक्रमण की दर बहुत तेजी से बढ़ी है, कई जगह सख्त लॉकडाउन लगा दिए गए हैं, कई जगह झड़प की बात आप कह रहे हैं और विरोध किया जा रहा है इस लॉकडाउन का। इसी बीच में WHO ने चेतावनी जारी की है और कहीं ना कहीं बड़ी जनहानि की चेतावनी ये जारी की गई है। कितनी इसमें सत्यता है, क्या किसी तरह की पुष्टि होती है इस बात की? WHO ने भी बड़ी चेतावनी जारी की है कि मार्च माह तक जो है वो यूरोपीय और एशियाई देशों में लाखों की संख्या में इस महामारी के कारण मौत होगी। पहले भी WHO कई ऐसी चेतावनियां जारी कर चुका है। कितनी इसमें आप
सत्यता लगती है? देखिए, WHO ने अभी तक जितनी भी चेतावनियां जारी करी हैं उनका कोई बहुत ज़्यादा ठोस आधार अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है। और इस पूरे मामले में जो WHO की भागीदारी है या जो भी उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, वो पूरी दुनिया के हिसाब से तो सही हो सकता है, लेकिन हमारी जो पर्टिकुलर कम्युनिटी है या हमारा जो देश है उसके हिसाब से वो बहुत ज़्यादा सटीक बैठे या नहीं बैठे कह नहीं सकते। क्योंकि अभी हमारे यहाँ जो कोरोना की सेकेंड वेव आई थी, जो हमारे देश और हमारे शहर में पीक पे थी, उसके अंदर मोस्टली डेल्टा वेरिएंट जो था वो रिस्पॉन्सिबल था। तो हमें बहुत हद तक उससे और डेल्टा वेरिएंट से हर्ड इम्यूनिटी बन चुकी है। तो डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि हम डर के रहें कि मार्च महीने के अंदर लाखों करोड़ों की संख्या में वैसी डेथ होगी जैसी सेकंड वेव में होगी, लेकिन फिर भी हम अपने आप को बचा के चले, प्रोटोकॉल का जरूर पालन करें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि WHO की चेतावनी से हमें डरने की ज़रूरत है, लेकिन हमें संभलने की ज़रूरत डेफिनेटली है। डॉक्टर साहब, ठंड का मौसम है, ऐसे समय में निमोनिया के मरीज़ बहुत ज़्यादा सामने आते हैं, सर्दी खांसी के मरीज़ सामने आते हैं, तो क्या प्रिकॉशंस रखना चाहिए ताकि इन सब से दूर रहें और कोरोना संक्रमण के नज़दीक ना? देखिए, सबसे पहले तो कोई भी अगर मरीज़ को अगर थोड़े दिन भी, अगर 2-3 दिन भी सर्दी खांसी हो जाती है तो उसको तुरंत डॉक्टरी परामर्श लेना चाहिए, जो एक राइट पर्सन होगा गाइड करने के लिए कि ये नॉर्मल फ्लू है, स्वाइन फ्लू है या ये कोविड है। और दूसरा, जो ससेप्टेबल पॉपुलेशन है उनको अपना फ्लू का वैक्सीनेशन का जो ईयरली शॉट होता है वो ले लेना चाहिए। जैसे हम लोगों ने भी अपने आप को थोड़े दिन पहले ही फ्लू शॉट से अपने आप को वैक्सीनेट किया है। उसके अलावा निमोनिया का भी वैक्सीन आता है जो 5 साल में एक बार लगना रहता है, और एक निमोनिया का वैक्सीन आता है जो जीवन भर में एक बार लगना रहता है। तो जो भी ससेप्टेबल पॉपुलेशन है, स्पेशली जो 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोग हैं, जिनको कोई भी कोमॉर्बिडिटी है, चाहे डायबिटीज़, किडनी की प्रॉब्लम हो, या जो 12 वर्ष से छोटे बच्चे हैं, उनको हमें फ्लू शॉट और निमोनिया का जो वैक्सीन है वो एज़ पर द CDC गाइडलाइंस हमें लगवा देना चाहिए। और कोई भी थोड़ा सा भी सर्दी खांसी हो तो डॉक्टरी परामर्श लेके डिस्क्रिमिनेट करना चाहिए कि वो कोविड है वर्सेस फ्लू है। डॉक्टर साहब, निमोनिया और आपने कहा अभी फ्लू के जो वैक्सीन है, इसको लेकर कई लोगों में बड़ी भ्रम की स्थिति रहती, कब लगवाएं, किस उम्र में लगना चाहिए, तो क्या आप स्पष्ट पर कर पाएंगे कि किन्हें और कब लगना चाहिए? देखिए, जो फ्लू शॉट वैक्सीन है वो आइडियली तो सभी को लेना चाहिए, लेकिन हमारा देश की अगर जनसंख्या को देख के चले, अगर हर कोई फ्लू शॉट वैक्सीन लगवाएगा तो वो वैक्सीन उतनी तादाद में उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट की गाइडलाइन ये कहती है कि जो भी व्यक्ति जो 65 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, जो व्यक्ति 6 वर्ष से कम उम्र के हैं, और या जो 6 से 65 वर्ष के बीच की उम्र के हैं लेकिन उनको अगर कोई लॉन्ग टर्म क्रोनिक इलनेस है, जैसे डायबिटीज़ है, किडनी की बीमारी है, HIV है, या ऐसी कोई भी बीमारी है जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, तो उनको एक ईयरली फ्लू शॉट वैक्सीन लेना चाहिए। और साथ में एक निमोनिया का वैक्सीन लेना चाहिए जो 5 साल में एक बार लगाया जाता है, ऐसा 2 बार लगाया जाता है। तो ये ससेप्टेबल पॉपुलेशन को इससे वैक्सीनेशन जरूर लेना चाहिए। निमोनिया का जो वैक्सीन आप 5 साल का बता रहे हैं, वो क्या किस तरह से प्रोटेक्ट करता है, कि सर्दी खांसी से भी प्रोटेक्ट करेगा या पूरे निमोनिया की जो प्रोसेस है उससे? देखिए, जो बैक्टीरियल निमोनिया है, जो स्ट्रेप्टोकोकस से होता है, जो नॉर्मली हमारे गले में खराश पैदा करता है, ये उससे प्रोटेक्ट करेगा। और ये करीब 23 तरह के स्ट्रेप्टोकोकस के सीरोटाइप से हमें प्रोटेक्ट करता है। और जो फ्लू शॉट वैक्सीन रहता है वो वायरल फ्लू से हमें प्रोटेक्ट करता है। मतलब कभी भी सर्दी खांसी होती है तो वो या तो वायरल होती है, या बैक्टीरियल होती है, या कोरोना होती है। तो ये जो फ्लू शॉट वैक्सीन है वो वायरस से प्रोटेक्ट करेगा, और जो निमोकोक्कल वैक्सीन है, निमोनिया का वैक्सीन है, वो स्ट्रेप्टोकोकस के 23 सीरोटाइप से प्रोटेक्ट करेगा, जो सबसे कॉमन कॉज होता है, बैक्टीरियल कॉज होता है गले की खराश का। सर, अगर हम बात करें, आप बोल रहे हैं हमें सेल्फ डिसिप्लिन अभी भी रखने की आवश्यकता है। जिस तरीके से आपने कहा कि स्वाइन फ्लू की तरह ये पैंडेमिक न रहकर एंडेमिक रहेगा, तो हमें कब तक इन प्रोटोकॉल का पालन करने की आवश्यकता है? देखिए, ये प्रोटोकॉल का पालन तो हमें अगले 2-3 वर्षों तक करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कोविड के केसेस हैं ये स्पोरेडिकली आते रहेंगे, ये कभी भी एकदम से ख़त्म नहीं होंगे। जैसे मैंने बताया, H1N1 स्वाइन फ्लू के पेशेंट आज भी हमारे पास आते हैं, हर साल आते हैं, और हर तीसरे-चौथे साल ये पीक करता है, जब वायरस अपने एंटीजेनिक डाइवर्सिटी के कारण, ड्रिफ्ट या म्यूटेशन के कारण उसका स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होता रहता है। तो ऐसा हमेशा रहेगा। तो हमें जो कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल है उसको अपने जहन में, अपने लाइफ स्टाइल में, अपनी दिनचर्या में उतारना पड़ेगा। हम उसका टारगेट नहीं ले सकते कि अगले 2 साल तक या 3 साल तक, जब तक भी ये खतरा बना हुआ है, अगर ले 5 साल तक बना है, तो हमें हमेशा कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल का पालन करना ही होगा। म्यूटेंट की बात कर रहे हैं, हालांकि स्वाइन फ्लू के म्यूटेंट की बात की है, लेकिन हमने लगातार देखा है कि कोरोना वायरस लगातार अपने म्यूटेंट बदल रहा है, वेरिएंट बदल रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब तक कोरोना वायरस का पैटर्न ही कोई भी समझ नहीं पाया है, और लगातार जिस तरीके से इसके अपडेटेड वेरिएंट आ रहे हैं, म्यूटेंट आ रहे हैं, उतना ज़्यादा ये घातक होता जा रहा है। तीसरी लहर में क्या कुछ लगता है, क्या कुछ हमें देखने को मिल सकता है? दीपिका जानना चाह रही सर कि कोरोना का जो
वेरिएंट है वो लगातार हमने बदलते हुए देखा है, लेकिन कोई भी इसको अभी तक समझ नहीं पाया। अभी तक कोई ऐसी स्टडी सामने नहीं आई कि हाँ ये पर्टिकुलर इस टाइम पर अपना वेरिएंट बदलेगा, म्यूटेंट होगा। तो क्या आने वाले समय में हमें और भी कुछ इस तरह के म्यूटेंट देखने को मिलते हैं? देखिए, हर वायरस की स्ट्रक्चर की ये एक एंटीजेनिक डाइवर्सिटी होती है और उसका एक ड्रिफ्ट म्यूटेशन होता है, जिसके कारण वो अपना स्ट्रक्चर चेंज करते ही रहता है। ये हर वायरस करता है। अभी कोरोना तो बहुत लार्जली स्टडीड हो गया, बहुत फेमस हो गया या इनफेमस हो गया है, लेकिन हम देखें हमारे पुराने जितने भी वायरसेस थे, स्पेशली अगर हम H1N1 की बात करें तो उसके आज भी हमारे पास इन्फ्लुएंजा ए के बहुत सारे स्ट्रेन है, जैसे H3N1, H2N2, H2N1, जो आज भी हमारे यहाँ पर प्रिवेलेंट हैं। तो ये लगातार प्रोसेस है, एक नेचुरल प्रोसेस है, जिसके अंदर वायरस अपना स्ट्रक्चर चेंज करता रहता है, अपना एंटीजेनिक ड्रिफ्ट करता रहता है, जिसके कारण वो होस्ट की जो इम्यूनिटी है उसको डिफेंस सिस्टम को पेनिट्रेट कर देता है, भेज देता है, और ये एक लगातार प्रोसेस है। तो ये म्यूटेशंस जो है वो आते रहेंगे, स्ट्रेन्स जो हैं वो लगातार आते रहेंगे, हमें उनसे डरने की जरूरत नहीं है। तो बिल्कुल दीपिका जी, एक अंतिम सवाल यहाँ आपसे संक्षेप में जानना चाहेंगे। लगातार जो है कोरोना संक्रमण की दर जब भी बढ़ी है, पहली और दूसरी लहर का सामना जब देश ने किया है, इंदौर कोरोना का हॉटस्पॉट रहा है। देश की बात करें, प्रदेश की बात करें, सबसे अधिक मरीज इंदौर में निकलकर सामने आए, और दूसरी लहर की भयावहता से तो कोई भी अनजान नहीं है। तो क्या कुछ लगता है इंदौर कितना तैयार है? वैसे हम उम्मीद करते हैं कि तीसरी लहर भारत में ना आए, लेकिन फिर भी कितना तैयार है इंदौर अगर स्थिति बिगड़ती है? जी, हमेशा कोई ऐसी महामारी या जिस तरह की वायरस आते हैं, कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। हमेशा हम अपने आप को अपग्रेड करते रहें स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से। 2 लहर हमने देखी है, हम लगातार अपडेट होते रहें। तीसरी लहर को लेकर क्या हम तैयार हैं? उनके उपचार, मरीजों की अगर संख्या बढ़ती है? जी डेफिनेटली दूसरी लहर ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेटअप में दोनों में काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। स्पेशली हम देखें तो हमारे मैक्सिमम हॉस्पिटल्स में अभी ऑक्सीजन सेपरेशन यूनिट्स और ऑक्सीजन प्लांट्स लग गए हैं। बहुत सारे ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स, नॉन इन्वेजिव बाईपैप मशीन्स और वेंटिलेटर्स जो है हमारे सभी तरह के अस्पतालों के अंदर दिए गए हैं। डॉक्टर्स को काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग हो गई है, वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटाइज हो गए हैं बाईपैप के इंस्ट्रूमेंट्स के इस्तेमाल को लेके, पल्स ऑक्सीमीटर्स को लेके, ऑक्सीजन सैचुरेशन देखने को लेके। तो हम काफ़ी हद तक तो तैयार हैं, लेकिन जब भी महामारी आती है तो उस टाइम पे जो मैनेजमेंट रहेगा वो हमें काफ़ी अच्छे से करना पड़ेगा, और उसके अंदर सभी लोगों को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी रहेगी। क्योंकि नॉर्मली ऐसा रहता है कि कोई एक सिस्टम ओवरबर्डन हो जाता है, या तो प्राइवेट सिस्टम ओवरबर्डन हो जाता है या गवर्नमेंट सिस्टम ओवरबर्डन हो जाता है। तो जब भी इस तरह की महामारी आएगी तो ज़रूरत है कि पहले दिन से ही पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करके सभी लोग मिलकर, मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल, पब्लिक हॉस्पिटल, जनरल प्रैक्टिशनर, सब लोग मिलकर अपनी अपनी भागीदारी समझें। नहीं तो शुरू में ऐसे ही होता है कि जब कोरोना का एक तीसरी लहर भगवान करे ना आए, लेकिन आती है तो वो सबसे पहले जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पे लोड आता है, उसके बाद वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में शिफ्ट होता है। और इनिशियली लोग काफ़ी रिलक्टेंट रहते हैं, इवन सभी फ्रेटर्निटी के कि नहीं भैया ये तो हम नहीं देखते हैं और ऐसा वैसा। तो हमें ज़रूरत है कि सब लोग अपनी अपनी भागीदारी समझें, तभी हम तीसरी लहर को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चरली हम लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। तो दीपिका, हम साधन संसाधनों के मामले में बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए, लेकिन हमें इस बात की हमें जिम्मेदारी समझनी होगी कि सिर्फ सरकार के प्रतिबंध के आधार पर ही हम कोविड से नहीं लड़ सकते। हमें खुद को भी सेल्फ डिसिप्लिन रहना होगा, कोविड प्रोटोकॉल का पालन हमें खुद से करना होगा, और ये आने वाले 2 वर्षों तक इस तरह से करते रहना होगा ताकि संक्रमण की घातकता, गंभीरता से हम बच सकें। धन्यवाद प्रवीण जी, और धन्यवाद डॉक्टर दीपक बंसल हमसे इस विषय पर जुड़ने के लिए। तो इंदौर में एक बार फिर कोरोना का संक्रमण बढ़ने लगा है। मंगलवार को 13 नए केसेस सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई है, और इसी बीच में WHO भी चेतावनी जारी कर चुका है कि कोरोना फिलहाल गया नहीं है। अगर सावधानी नहीं रखी तो बड़ी जनहानि हो सकती है। तो DGNR न्यूज़ अपने दर्शकों से अपील करता है कि सावधानी रखें, मास्क का उपयोग जरूर करें। सरकार ने ढील पाबंदियों पर जरूर दी है, लेकिन आप अनुशासित रहें, सतर्क रहें, और अपने साथ साथ आसपास दूसरे लोगों की भी सुरक्षा सुनिश्चित करें। DGNR न्यूज़ पर खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।